आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे सर्किट बनते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स होते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सिस्टम में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है, निहाल और उसके क्लासमेट्स अपनी स्कूल ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे। यह ट्रिप उन्हें भकरा ननगल डैम ले जा रही थी। वहाँ वे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस देखने वाले थे, जहाँ गिरते हुए पानी की ताकत से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वो लोग एक्साइटेड थे और एक फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड के लिए जो ननगल, पंजाब के ननगल से हिमाचल प्रदेश के बकरा तक जाती है। यह राइड सुंदर सतलज रिवर और शिवालिक हिल से होकर गुजरती है। ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट्स को एक ग्रुप असाइनमेंट दिया गया। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के यूसेस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने घरों में देखा, फिर स्कूल में, फिर आस पड़ोस में और शहर में भी। आखिरकार उन्होंने इंटरनेट पर भी सर्च किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी जो लिस्ट थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इलेक्ट्रिसिटी की यूसेस को अलग अलग हेडिंग्स में अरेंज करेंगे। हेडिंग्स लिखी जैसे उन्होंने इंटरटेनमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ की जाती है? टेलीविजन्स में, रेडियोस में। कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएगी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। लाइटनिंग में घर पर रोशनी के लिए यूज़ की जाती है, होम्स में, ऑफिस में, स्ट्रीट्स पर। कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक केटल में, मिक्सर में, ओवन में। इसी तरीके से बाकी सभी एग्जाम्पल हैं, उनके हेडिंग्स और उनके एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस और यूज़ के बारे में। हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो चलिए इसके बारे में और भी चीज़ें सीखते हैं। आप पहले भी सीख चुके हो कि इलेक्ट्रिसिटी कई तरीके से बनाई जाती है, जैसे विंड मिल से यानी हवा की एनर्जी से, सोलर पैनल से यानी सूरज की एनर्जी से, गिरते हुए पानी से और नेचुरल गैस या कोल से भी। ये आप क्लास 7 के चैप्टर नेचर ट्रेजर में पढ़ चुके हो। इन सोर्सेज से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के जरिए हमारे घरों और हमारी फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। जैसे हमारे घरों में कई डिवाइसेस जैसे टीवी, चार्जर्स को वॉल में लगे इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग करते हैं और फिर उन्हें में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझने के लिए हम एक पोर्टेबल यानी जिसे इधर से उधर ले जाने लायक हो, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सोर्सेज पर भी इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे, जिसे हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ कर चुके हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक कॉमन डिवाइस से, जैसे कि टॉर्च लाइट। अब यहाँ पर एक सावधानी भी दी गई है। सावधानी में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोल्स को और दूसरे अप्लायंस पर बने डेंजर साइन हमें चेतावनी देती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ध्यान से हैंडल ना की जाए तो खतरा हो सकता है। कभी कभी घर या स्कूल की बिजली सप्लाई से एक्सपेरिमेंट मत करना। पोर्टेबल जनरेटर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी डेंजरस हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ बैटरी या सेल का यूज़ करो, जैसे कि टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक और रेडियो या फिर रिमोट में होने वाली बैटरीज होती हैं, तो इनमें होने वाली बैटरीज या सेल का ही इस्तेमाल करें। अब हम शुरू करते हैं टॉर्च लाइट के स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझना। टॉर्च लाइट, लिखा है कि आपने कभी ना कभी टॉर्च लाइट जरूर यूज़ की होगी। इसे टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। एक्टिविटी 3.1 में पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम टॉर्च के काम कैसा होता है ये समझेंगे। लिखा है, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1 कि 3.1 में दिखाई गई टॉर्च की जैसा एक टॉर्च ले लो। उसे ध्यान से देखो, क्या उसमें लैंप और स्विच हैं? अब स्विच को स्लाइड करो और देखो क्या लैंप जल रहा है। फिर स्विच को वापस पहले वाली जगह पर ले जाओ। अब क्या लैंप बंद हो गया है?
आपने देखा होगा कि स्विच की एक पोजीशन में टॉर्च लैंप जल रहा है और दूसरी पोजीशन में नहीं जलता। अब टॉर्च लाइट को खोलो और अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो देखो। टॉर्च लाइट के अंदर दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल मिल सकती हैं। अब आगे है 3.2 अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। टॉर्च लाइट कैसे काम करता है ये समझने के लिए चलिए उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 3.2 लेट अस ऑब्जर्व लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक सेल लो, उसे पलटो और ध्यान से देखो जैसे फिगर 3.2 में दिखाया गया है। क्या आप उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देख पा रहे हो? क्या आपने देखा कि सेल के एक साइड में छोटी सी उभरी हुई मेटल कैप है और दूसरी साइड में फ्लैट मेटल डिस्क है। हर इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को पॉजिटिव कहा जाता है, दूसरे को नेगेटिव। ये दो टर्मिनल होते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल के। मेटल कैप वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और मेटल डिस्क वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक पोर्टेबल यानी आसानी से ले जाने वाली इलेक्ट्रिक का एक सोर्स होता है। एक एग्जाम्पल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आसानी से एक छोटे से डिवाइस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं बैटरी के बारे में, जो दो या उससे ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। बैटरी एक्टिविटी 3.3 लिखा है टेक अ टॉर्च, यानी एक ऐसी टॉर्च लो जिसमें दो सेल लगे होते हैं। उसका सेल कंपोनेंट्स खोलो और सेल बाहर निकालो। अब सेल को अलग अलग तरीके से वापस डालो। एक बार किसी एक सेल को उल्टी डायरेक्शन में भी डालकर देखो। फिर स्विच को स्लाइड करके चेक करो कि लैंप जलता है या नहीं। ध्यान से देखो कि किस अरेंजमेंट में लैंप जल रहा है। लैंप तब जलता है जब सेल को फिगर 3.3 में दिखाए गए तरीके से लगाया गया होता है। ध्यान से देखो कि दोनों सेल के टर्मिनल्स कैसे जुड़े हुए हैं। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस तरह दो या उससे ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। बैटरी ज़्यादा एनर्जी देती है और ज़्यादा टाइम तक काम करती है। इसी वजह से टॉर्च में हम बैटरी का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि टॉर्च में जो लैंप होती है वो कैसे काम करती है। एक्टिविटी 3.4 लेट अस ऑब्जर्व में लिखा है इस एक्टिविटी के लिए आपको एक ऐसी टॉर्च चाहिए होगी जिसमें इनकैंडेसेंट लैंप यानी पुराने टाइप का बल्ब हो। कई पुरानी टॉर्चेस में अब भी ऐसे बल्ब यूज़ करते हैं। साथ ही लिखा है कि अपने टीचर की मदद से चेक करो कि आपकी टॉर्च में वो इनकैंडेसेंट लैंप है या नहीं। टॉर्च को ध्यान से देखो। क्या आपने देखा कि ग्लास बल्ब के बीच एक पतली सी वायर लगी हुई है? अब टॉर्च को ऑन करो और लैंप का कौन सा पार्ट जलता है ये देखो। लैंप के ग्लास बल्ब के अंदर जो पतली वायर होती है वह जलती है। इसी को फिलामेंट कहा जाता है। अपने टीचर की मदद से लैंप को बाहर निकालो और चारों तरफ से देखो फिलामेंट किस तरह फिक्स किया गया है। फिलामेंट दो मोटी वायर से जुड़ा होता है जो उसे सपोर्ट देती है, जैसे फिगर 3.4a में दिखाया गया है। एक मोटी वायर लैंप के बेस पर लगे मेटल केस से जुड़ी होती है और दूसरा वायर सेंटर में लगे मेटल टिप से, जैसे फिगर 3.b में दिखाया गया है, वैसे ही जुड़ी हुई होती है। यही दो टर्मिनल होते हैं लैंप के और इन्हें ऐसे फिक्स किया गया होता है कि ये आपस में टच ना करें। ऐसे इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट गर्म होता है और ग्लो करने लगता है यानी चमकने लगता है, जिससे लाइट पैदा होती है। अब आगे पढ़ेंगे एलईडी लैंप के बारे में जो आजकल टॉर्चेस में यूज होती हैं। एलईडी लैंप यानी लाइट एमिटिंग डायोड। आजकल की टॉर्चेस में बल्ब की जगह एलईडी लैंप यूज किया जाता है। आइए जानते हैं एलईडी के बारे में।
लिखा है कि आजकल की टॉर्चेस यूज़ हो रही हैं, आजकल की जो टॉर्चेस यूज़ हो रही हैं उनमें इनकडेसेंट लैंप की जगह एलईडी लैंप होता है, जैसे फिगर 3.5 में दिखाया गया है। अब एक्टिविटी 3.5 को पढ़ते हैं और इससे अच्छी जानकारी मिलेगी। लिखा है कि कोई भी कलर का एलईडी लो, जैसे फिगर 3.6 में दिखाया गया है, और उसे ध्यान से देखो। क्या आपको इसके अंदर कोई फिलामेंट दिखाई देता है? एलईडी से जुड़ी दो वायर्स की लंबाई देखो, क्या उनमें से एक दूसरे से लंबी है? इनकडिसेंट लैंप्स की तरह एलईडीज में भी फिलामेंट नहीं होता, जैसे फिगर 3.6 में दिखाया गया है। एलईडी में भी दो टर्मिनल्स होती है, लंबी वायर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा वाला वायर नेगेटिव होता है। लंबा वायर टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वायर नेगेटिव। टॉर्च में एक या एक से ज़्यादा एलईडी यूज़ की जा सकती हैं और उनके शेप भी अलग अलग हो सकती हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कैसे एलईडी या बल्ब को बैटरी से जोड़कर ग्लो करवाया जाता है, चमकाया जाता है। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग अ सेल और बैटरी। एक्टिविटी लेट अस कंस्ट्रक्ट में लिखा है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड इनकडेसेंट लैम्प यूज इन अ टॉर्च। कि एक इलेक्ट्रिक सेल टॉर्च में यूज़ होने वाली पुराने ज़माने का जो लैम्प है, और एक सेल होल्डर, एक लैम्प होल्डर और 4 इलेक्ट्रिक वायर्स, इनका इस्तेमाल करो। हर वायर के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवर हटा दो ताकि अंदर का मेटल पार्ट दिखे, वो वायर दिखे। सेल होल्डर के दोनों एंड्स पर 2 वायर्स जोड़ दो, जैसे फिगर 3.7 ए में दिखाया गया है। फिर लिखा है कि सेल को होल्डर में ऐसे डालो कि उसका नेगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग वाली साइड की तरफ हो, जैसे 3.7 बी में है। अगर तुम्हारे पास सेल होल्डर नहीं है तो वायर को सेल पर इलेक्ट्रिक टेप से फिक्स कर दो। ये आपको फिगर 3.7 में दिखाया गया है। लैंप होल्डर के स्क्रू में 2 वायर्स जोड़ दो, जैसे फिगर 3.8 में दिखाया गया है। लैंप को होल्डर में घुसाकर अच्छे से फिट कर दो। फिर अगर लैंप होल्डर नहीं है तो लैंप के दोनों सिरों में वायर्स और इलेक्ट्रिक टेप से जोड़ सकते हो। अब हम लैंप और सेल को अलग अलग तरीके से जोड़कर देखेंगे कि कौन सा तरीका काम करता है। नाउ अब हम तैयार हैं लैंप को सेल से जोड़कर उसे जलाने के लिए। इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में करेंगे। एक होगा प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाना, और एक होगा ऑब्जर्वेशन यानी देखना या फिर जांचना। लैंप और सेल को जोड़ने के लिए कुछ तरीके को टेबल 3.1 में दिखाया गया है। इंस्ट्रक्शन है आपके सामने। हर अरेंजमेंट के लिए अंदाज़ा लगाओ कि लैंप जलेगा या नहीं, और टेबल 3.1 में लिखो। अब लैंप और सेल को जोड़कर चेक करो कि लैंप जल रहा है या नहीं। अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 3.1 में लिखो। जो लैंप जलते हैं उन्हें ग्लास बल्ब को पीला रंग करो, उनके ग्लास बल्ब को पीला रंग करो जो लैंप जलती हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम सीखेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है और क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखा है टाइटल एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए अब हम समझते हैं कि जब लैंप ग्लो करता है उसका मतलब क्या होता है और सर्किट का क्या रोल होता है। लैंप केवल, लिखा है यहाँ पर, लैंप केवल अरेंजमेंट नंबर 1 और 6 में जलता है, बाकी सभी अरेंजमेंट में नहीं जलता। अब ध्यान से उन अरेंजमेंट को देखो जिनमें लैंप जल रहा है। अब इनकी तुलना उन अरेंजमेंट से करो जिनमें लैंप नहीं जल रहा। क्या आप बता सकते हो कि डिफरेंस क्या है? अब हम जानेंगे कि करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है। लैंप तब जलता है जब उसका एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है, जैसे फिगर 3.9 में दिखाया गया है। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का पूरा रास्ता देता है। लैंप केवल तब जलता है जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो।
चलिए अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है। जब लैंप के टर्मिनल्स को वायर्स की मदद से इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो करंट फिलामेंट से होकर गुजरता है और लैंप जलने लगता है। इनकैंडेसेंट लैंप के केस में यह मैटर नहीं करता कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है और कौन सा नेगेटिव। लैंप तब तक ग्लो करेगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट हो, मतलब करंट फ्लो हो रहा हो और फिलामेंट में करंट जा रहा हो तो लैंप ग्लो करेगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। आइए जानते हैं तो उसमें क्या करना होता है। कई बार इनकैंडेसेंट लैंप सेल से जुड़े होने पर भी नहीं जलता। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लैंप फ्यूज हो गया है। इसका कारण होता है कि फिलामेंट का टूट जाना। जब फिलामेंट टूट जाता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है और लैंप नहीं जलता। आगे है 3.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट मेकिंग एन एलईडी ग्लो। लिखा है कि दो इलेक्ट्रिक सेल्स लो और कोई भी कलर का एलईडी लो। एक ऐसा सेल होल्डर लो जिसमें दो सेल लग सकें। फिगर 3.10 में ए में दिखाया गया है। दो इलेक्ट्रिक और साथ में दो इलेक्ट्रिक वायर भी लो। हर वायर के दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवर हटा दो ताकि उसके अंदर का मेटल दिखे। सेल होल्डर के दोनों टर्मिनल्स पर वायर को जोड़ो जैसे फिगर 3.10 में दिखाया गया है। दोनों सेल को होल्डर में इस तरह डालो कि हर सेल का नेगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग वाली साइड में हो। फिर आगे पूछा गया है कि आप कैसे पहचानोगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनमें से कौन सा है। तो लिखा है कि होल्डर का जो टर्मिनल एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो पॉजिटिव होगा और जो दूसरा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो नेगेटिव होगा। अब वायर को एलईडी के सही टर्मिनल से कनेक्ट करके देखते हैं कि एलईडी ग्लो करता है या नहीं। लिखा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली वायर को एलईडी की लंबी वायर से जोड़ो और दूसरे वायर को छोटी वायर से जोड़ो जैसे फिगर 3.1 में दिखाया गया है। क्या एलईडी इस समय जलता है? अब ऊपर वाला स्टेप फिर से करो लेकिन एलईडी की वायर को उल्टा कनेक्ट करो। क्या एलईडी फिर से जलता है? ये सारी एक्टिविटी करके आपको देखनी है। आपने देखा होगा कि एलईडी पहले केस में जो 3.10 में था उसमें एलईडी जलता है, लेकिन दूसरे केस में यानी फिगर 3.10 इसमें दिखाया गया है कि एलईडी बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलईडी में करंट केवल एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है। करंट केवल तभी एलईडी में फ्लो करता है जब एलईडी की लंबी वायर पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, लंबी वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और छोटी वायर को जो कि नेगेटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए। जब करंट एलईडी में फ्लो करता है तो एलईडी जलता है, इसलिए हमेशा ध्यान से एलईडी को सही तरीके से सर्किट से जोड़ो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कभी कभी बैटरी कंपार्टमेंट में सेल्स साइड बाय साइड होती हैं, तब टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं। लिखा है कि कभी कभी ऐसे डिवाइस मिलती है जिनमें सेल्स साइड बाय साइड लगे होते हैं, तो ऐसे में टर्मिनल्स कैसे जुड़े होते हैं। अगर आप बैटरी कंपार्टमेंट को ध्यान से देखो तो वहाँ एक मोटी वायर का मेटल स्ट्रिप दिखेगा जो कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ती है। सेल को सही ढंग से लगाने में मदद के लिए कंपार्टमेंट के अंदर आमतौर पर प्लस और माइनस सिंबल्स बने होते हैं। अब आगे है इलेक्ट्रिक स्विच। लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट में लिखा है कि 2 ड्राइंग पिन्स, एक सेफ्टी पिन और 2 वायर और एक छोटी कार्डबोर्ड का टुकड़ा इकट्ठा करो। सेफ्टी पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन डालो और उसे कार्डबोर्ड पर ध्यान से फिक्स करो।
ध्यान रहे कि सेफ्टी पिन आसानी से घूम सके, जैसे कि फिगर 3.11a में दिखाया गया है। दूसरी ड्राइंग पिन को कार्डबोर्ड पर ऐसे फिक्स करो कि सेफ्टी पिन का फ्री एंड उसे टच कर सके। यहाँ फिगर बी में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही। अब हर ड्राइंग पिन में से एक वायर कनेक्ट करो और तुम्हारा सिंपल स्विच तैयार है। आगे है एक्टिविटी 3.9। अब हम इस स्विच को टेस्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करके। लिखा है कि इलेक्ट्रिक सेल, लैंप और स्विच को फिगर 3.12a में की तरह कनेक्ट करो। तो क्या इस तरह लैंप जल रहा है? अब सेफ्टी पिन को घुमाओ और दूसरी ड्राइंग पिन से टच करवाओ। तो अब क्या लैंप जल रहा है? जवाब है इसका, जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन को टच करती है तब गैप बंद हो जाता है और जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे करंट फ्लो करता है। इस सिचुएशन को ऑन पोजीशन कहा जाता है, जहां सर्किट पूरा होता है और करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, जिससे लैंप जल जाता है। जब सेफ्टी पिन दूसरी ड्राइंग पिन को टच नहीं करता तब सर्किट में गैप बन रहा होता है और करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए लैंप नहीं जलता। इस पोजीशन को ऑफ पोजीशन कहा जाता है, जहां सर्किट खुला रहता है। आगे लिखा है, नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। ध्यान दो कि स्विच को सर्किट में कहीं भी लगाया नहीं जा सकता। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। हाँ, तो ध्यान रहे कि स्विच को सर्किट में कहीं भी लगाया जा सकता है। स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को पूरा भी कर सकता है और उसे तोड़ भी सकता है, कि सर्किट को वो ऑफ भी कर सकता है और ऑन भी कर सकता है स्विच। घर में लाइट्स और दूसरे डिवाइसेस के लिए जो स्विच होती हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, बस उनका डिज़ाइन अलग होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि सर्किट डायग्राम के बारे में, जहां हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक सिंबल होता है। टाइटल है सर्किट डायग्राम। लिखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स को सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है टेबल 3.2 में। टेबल 3.2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल। यहां पर इलेक्ट्रिक सेल दिया गया है। सिंबल कैसा है इसका? 1 लॉन्ग लाइन एंड 1 शॉर्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक सेल को सिंबल से दिखाया गया है, जिसमें एक लंबी लाइन है और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का सिंबल इसमें देखिए। अब जब दो या ज़्यादा सेल्स को जोड़ते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं, तो उसका सिंबल होता है कई लॉन्ग और शॉर्ट लाइन का कॉम्बिनेशन। इसके बाद है इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल होता है एक सर्कल जिसके अंदर एक क्रॉस साइन बना होता है। इसके बाद है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का सिंबल होता है एक ट्राइंगल जो एक लाइन की ओर पॉइंट करता है और इसका बाहर 2 तीर होते हैं जो लाइट एमिट होने को दिखाता है। इसके बाद है स्विच ऑन पोजीशन। इसमें ऑन स्विच का सिंबल होता है 2 डॉट्स के बीच एक जुड़ी हुई लाइन। स्विच ऑफ पोजीशन के लिए 2 डॉट्स जिनके बीच कनेक्शन नहीं होता, यानी ओपन स्विच। इसके बाद है वायर। वायर का सिंबल है कि एक सीधी लाइन होना। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल्स में लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। एलईडी के सिंबल में ट्राइंगल उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा होता है और 2 एरोस ये दिखाती हैं कि एलईडी से लाइट निकल रही है। चलिए अब इस एक्टिविटी के थ्रू सर्किट डायग्राम बनाना सीखते हैं। लिखा है कि यूजिंग सिंबल सोन इन टेबल 3.2। टेबल 3.2 में दिए गए सिंबल का यूज करके फिगर 3.12a और फिगर 3.10c वाले इलेक्ट्रिक सर्किट पर ध्यान दो। एक डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a एंड फिगर 3.14b रिस्पेक्टिवली। क्या आपका जो बनाया हुआ डायग्राम है क्या वो भी इन्हीं की तरह है? अब समझते हैं कि इन सिंबल्स का स्टैंडर्डाइज क्यों इंपॉर्टेंट होता है।
लिखा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईईसी यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और एएनएसआई यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और आईईई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड्स सिम्बल्स बनाती हैं जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाती हैं। ये इनके द्वारा बनाए गए सिम्बल्स हैं। पूरी दुनिया में एक जैसे सिम्बल्स यूज़ करके अलग अलग देशों और इंडस्ट्रीज़ के लोग आसानी से एक दूसरे को समझ पाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर। चलिए समझते हैं करंट किन मटेरियल से फ्लो करता है और किन से नहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमने मेटल वायर्स ही क्यों यूज़ किए? क्या हम वायर्स के लिए कोई और मटेरियल्स यूज़ नहीं कर सकते थे? और इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग क्यों होती है? चलिए अब इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि करंट किन मटेरियल से फ्लो करता है। एक्टिविटी 3.11 लेट अस आइडेंटिफाई। एक इलेक्ट्रिक सेल और एक लैंप को कनेक्ट करो, लेकिन वायर्स के दो सिरों को खुला छोड़ दो, जैसे फिगर 3.15a में दिखाया गया है। अब वायर्स के दोनों खुले सिरों को आपस में थोड़ी देर छुआओ, मत टच कराओ। अगर लैंप जलता है तो समझो हमारा टेस्टर तैयार है। अब हम इस टेस्टर का यूज़ करके यह पहचान सकते हैं कि कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। लिखा है कि अब अलग अलग मटेरियल्स से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट इकट्ठा करो, जैसे मेटल, स्पून, कॉइन, कॉर्क यानी रबर, ग्लास की पिन, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें बहुत सी हैं। अब एक एक करके टेस्टर की वायर को हर ऑब्जेक्ट के दोनों सिरों पर छुआओ, टच कराओ, जैसे फिगर 3.15b में दिखाया गया है। ध्यान रखना कि वायर्स आपस में ना टच करें। तो क्या हर बार लैंप जल रहा है? अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 में लिखना। तो आपके सामने 3.3 टेबल है, इसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर, यानी किससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और किससे नहीं। स्टिक जो कि एक वुड से बनी हुई होती है, तो उसमें आपका जो लैंप है वो जलेगा नहीं, तो इसे इंसुलेटर कहा जाएगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। की एक मेटल से बनी हुई है तो लैंप ग्लो होगा और ये एक कंडक्टर होगा। इसी तरीके से प्लास्टिक जिसमें लैंप नहीं जलेगा तो ये इंसुलेटर कहा जाएगा, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। कोइन भी एक मेटल से बना हुआ है तो इसमें करंट फ्लो होगा और ये कंडक्टर है, यानी इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा और कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब आगे लिखा है कि अपने ऑब्जर्वेशन का एनालाइज करो। क्या लैंप हर मटेरियल के लिए जल रहा है? लैंप केवल कुछ मटेरियल के साथ ही जलता है। इसका मतलब है कि कुछ मटेरियल से करंट आसानी से गुजरता है लेकिन कुछ से नहीं। जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजरता है उन्हें गुड कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और जिन मटेरियल से करंट नहीं गुजरता उन्हें इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब टेबल के रिजल्ट्स के बेसिस पर कंडक्टर और इंसुलेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। टेबल 3.3 के रिजल्ट के आधार पर यह डिसाइड करो कि कौन से मटेरियल कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर। टेबल 3.3 से यह साफ होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी से कुछ कंडक्टर होती हैं, इसलिए वायर्स इन्हीं से बनाए जाती हैं। सिल्वर, कॉपर और गोल्ड सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन वायर्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता होता है और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। अलग अलग यूसेस के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक वायर यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि वायर्स के ऊपर प्लास्टिक और रबर कवरिंग क्यों होती है। टेबल 3.3 में से ये भी पता चलता है कि प्लास्टिक, रबर और कार्मिक इंसुलेटर होते हैं। ये सभी इंसुलेटर होती है। अब आप समझ गए होंगे कि वायर्स को इन मटेरियल से क्यों कवर किया जाता है। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विच, प्लग्स और सॉकेट के अंदर के पार्ट कंडक्टर से बने होते हैं। रबर, प्लास्टिक और कैरेमिक जैसे इंसुलेटर का यूज़ वायर, प्लग और स्विच को ढकने के लिए किया जाता है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। ध्यान रहे कि हमारा शरीर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी बॉडी से भी करंट गुजरने पर सीरियस इंजरी या मौत भी हो सकती है।
इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हमेशा सावधानी से हैंडल करो। कभी भी गीले हाथों से स्विच या प्लग को मत छुओ, ना ही गीली जगहों पर इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करो और ना ही डैमेज हुए वायर्स का ब्रोकन प्लग को छुओ। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी और वॉल सॉकेट के आने वाली इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क होता है? तो बैटरी से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी छोटे डिवाइसेस जैसे टॉयज, रिमोट को चलाती हैं और इसे डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहते हैं। पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस और वॉल सर्किट से मिलती है वो अल्टरनेट करंट यानी एसी होती है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, और ये बड़े अप्लायंस जैसे फ्रिज, फैन, टीवी को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहीं पर हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। आगे एक समरी दी हुई है, या आप खुद पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।